बंगाल की सबसे बड़ी लड़ाई पर आइए आज से ही कवरेज की शुरुआत करते हैं, क्योंकि पूरे देश में अगर आज कोई चर्चा सबसे ज्यादा है तो यही है कि बंगाल में इस बार किसकी बन रही है सरकार। क्या चौथी बार सीएम बनेंगी ममता बनर्जी या फिर वहां पर चल रही है बीजेपी की धार। आज इस सब पर चर्चा करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित प्रवक्ता टीएमसी के जुड़ गए हैं। अतुल लौंडे पाटिल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस पहले फेज में यह माना जा रहा था कि 59 सीटें 152 में से बीजेपी की थी, तो वो उनके लिए भारी था। लेकिन इस बार जिन 142 सीटों पर दूसरे फेज में मतदान होना है, जिसके लिए प्रचार आज थम गया है, उन 142 में से सिर्फ 18 सीटें बीजेपी लाई थी, 123 सीटें टीएमसी की झोली में गई थी। तो ये वाला फेज माना जा रहा है कि पलड़ा भारी टीएमसी का है। लेकिन यहां पर अगर सरकार बनानी है तो पहले फेज में तो बीजेपी को अच्छा करना ही होगा। इस फेज में भी उनको कई सीटें हासिल करनी होंगी, बढ़ाना होगा, तभी वो सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच भी सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं सुधांशु जी के पास जाऊं, एक और दिलचस्प आंकड़ा है, आप लोग भी देखिएगा कि आखिर कितनी सीटें हैं जहां पर जीत का जो मार्जिन है वो 10,000 से कम रहा। तो ध्यान से सुनिए, ऐसी सीटें निर्णायक साबित हो सकती है। टीएमसी की जीत जहां पर हुई जिसमें मार्जिन 7 से 10,000 के बीच में था, ऐसी 14 सीटें थी जहां पर टीएमसी की जीत हुई। तो 7 से 10,000 का जीत या हार का मार्जिन जहां पर था, 14 सीटें टीएमसी की। 5 से 7,000 के बीच भी जो मार्जिन था जीत का, उसमें 6 सीटें टीएमसी की जीती थी। तो 5 से 7 वाला हम बता रहे हैं, 7 से 10 1400, मतलब 5 से 10,000 के बीच में समझिए उनकी 20 सीटें वो जीते थे। टीएमसी की जीत के मार्जिन में 5,000 से जो कम मार्जिन था उसमें 1 सीट थी जो उन्होंने जीती थी। अगला हम आपको दिखा देते हैं। तो कुल मिलाकर 5 से लेकर 5 से कम में भी, अब बीजेपी का देखिए, 7 से 10,000 वाली मार्जिन की सीटें इन्होंने जीती थी, 3 सीटें ऐसी थी जहां 7 to 10 था। 5 से 7,000 में, जो 3 से 5,000 में माफ कीजिएगा, जो बीजेपी ने जीती थी वो 1 सीट थी। तो ऐसा कुल मिलाकर अगर आप देख लीजिए तो 14 से 6 20 21 22 24 25 26 27 28 सीटें थी जहां पर मार्जिन 10,000 से कम था। ये बहुत ही मतलब दिलचस्प भी चुनावी नतीजे नहीं आने वाले हैं, बल्कि बहुत आगे पीछे होगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चर्चा उसी सीट की कर लेते हैं जिस पर सबसे ज्यादा फोकस है, क्योंकि ये बीजेपी की सीधी स्ट्रैटेजी अब दिखती है कि जो दिग्गज है, जो पार्टी के सामने का टॉलेस्ट लीडर है, उसको जाकर शिकस्त देना। इससे पहले नंदीग्राम में आपने किया, जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। अब आप पहुंच गए भवानीपुर में। भवानीपुर में भी जो ममता बनर्जी का रिकॉर्ड है वो दिखा दीजिए। 11 16 21 2 बार उपचुनाव में जीती और 16 में वो वहां पर से चुनावी उम्मीदवार बनकर आई थी। जो ममता बनर्जी वहां से चुनावी मैदान से भवानीपुर में उतरी है, तो ये देखिए कोलकाता दक्षिण का लोकसभा सीट का हिस्सा है, जहां पर इस बार डायरेक्ट फाइट ये आप देखेंगे। ममता बनर्जी का पैतृक घर भी इसी इलाके में है, वहीं पर वो रहती हैं। सुधांशु जी, यहीं से शुरू करते हैं। टीएमसी कह रही है, ममता बनर्जी कह रही है कि आप लोग वहां पर पैसा बांट रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि टाका तो ले लिया, वोट नहीं देंगे। देखिए, इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने एक निर्णायक रूप से मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी पक्ष में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक जनादेश देने जा रही है। अब जो अभी आपने तमाम आंकड़े रखे, इन्हीं आंकड़ों को दृष्टि देख लीजिए। 2011 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी अप्रासंगिक थी। 2016 का विधानसभा चुनाव हमें 3 सीटें मिलती हैं और 10% वोट मिलते हैं, यानी एक हमने जंप लिया। 2021 का विधानसभा चुनाव हमें 77 सीटें मिलती हैं और 38% वोट मिलता है, और तृणमूल कांग्रेस को 48% वोट मिलता है, यानी 10% का डिफरेंस। यानी सिर्फ 6% वोट यदि उधर से इधर आ जाए तो सारी परिस्थिति बदल सकती है। तो अब जो कुछ दिख रहा है 11, 16 और 21 के विधानसभा चुनावों में, वो ट्रेंड ये दिख रहा है कि जनता का समर्थन उत्तरोत्तर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ता चला जा रहा है। पिछले चुनावों में भी लगभग मन परिवर्तन का बना लिया गया था। और याद करिए अंजना जी, पिछले चुनाव में हम मुख्य विपक्षी दल बन के उभरे, जो 3 सीटों वाली पार्टी थी। कांग्रेस और कम्युनिस्ट साफ हो गए और सत्ताधारी दल थी तृणमूल कांग्रेस। मगर सब तरफ प्रचार क्या हुआ, बीजेपी चुनाव हार गई। भाई साहब, बीजेपी 3 सीटों से 77 सीटें पाके 38% वोट लेकर सबसे बड़ी पार्टी बन के आ गई, और जो पार्टियां जीरो पे सिमट गई उनकी हार नहीं थी। यह दर्शाता है कि जन समर्थन कितनी मजबूती से भाजपा के पक्ष में था। इस बार आप देखें तो
एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य चुनावी हिंसा के लिए अधिक बदनाम हुआ करते थे। आज उत्तर प्रदेश और बिहार में शांतिपूर्ण चुनाव होता है। सिर्फ एक ही राज्य है पश्चिम बंगाल जहां चुनावी हिंसा की अनेक घटनाएं होती हैं, दुखद घटनाएं होती थी। 2018 के पंचायत चुनाव में 75 लोग मारे गए थे। तो इस बार जो सतर्कता और सजगता रही है, केंद्रीय बलों की उपस्थिति रही है, इसलिए पहले चरण में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई हत्या का समाचार नहीं आया है चुनावी हिंसा में। यानी अब इस बार मुझे लगता है कि ऐतिहासिक मतदान हुआ है। तो यह ट्रेंड दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक छलांग और लगने वाली है, और यह मनोभाव भी दिख रहा है, आंकड़े भी दिखाई दे रहे हैं, और ट्रेंड भी यही दिखा रहा है। चलिए ठीक है, अब आपके पास आते हैं, क्योंकि देखिए आज टीएमसी का पक्ष रखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन आपको भी अंदर से एहसास है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कि भवानीपुर की लड़ाई थोड़ी दिलचस्प तो बन गई है। एक बार रिजल्ट्स पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। 2021 का उपचुनाव, जिसमें उपचुनाव से चूंकि नंदीग्राम में वो हार गई थी, 58,835 वोटों से वो जीती। 2016 में वो यहां से कंटेस्ट करती हैं, 28,719 वोटों से ममता बनर्जी जीतती हैं। और उसके पहले जो 2011 का चुनाव था उसमें भी 54,213 वोटों से वो जीती। वो उपचुनाव था, बाद में उन्होंने वहां से लड़ा। 40% स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, 40% आबादी गैर बंगाली है भवानीपुर में, जिसमें मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी, अन्य गैर बंगाली जातियां भी वहां पर रहती हैं। आपको नहीं लगता एक बड़ा चैलेंज है? लगभग 40,000 के आसपास वहां वोट भी कटे हैं, और एक बहुत बड़ा गुजराती और मेरे साथ पहली बार हुआ, सिद्धार्थ जी मैं आपको बता रही हूं, मैं स्वयं प्रकाश जी, पहली बार मेरे साथ हुआ कि मुझे भवानीपुर में ऑन कैमरा कई लोग थे, मैं इससे भी इनकार नहीं करूंगी जो ममता दी का नाम ले रहे थे, लेकिन कई लोग थे, महिलाएं खासकर, जिन्होंने ऑन कैमरा कहा कि वो दीदी के साथ इस बार नहीं है। ऐसा पहले नहीं होता था वहां। ठीक है, देखिए, नहीं देखिए क्या है कि अगर लोकतंत्र है, सबको अपना मत अधिकार करने का अधिकार है मतों का, मगर जिस तरह से अनुच्छेद 326 का ये उल्लंघन करके चुनाव कराया जा रहा है, और सुधांशु जी कह रहे हैं कि एक भी व्यक्ति नहीं मरा, इनको एसआईआर की लाइन में खड़े हुए 200 लोग से ज्यादा मरे वो नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि उसमें उनको ब्लड नहीं दिखा। ज्ञानेश कुमार जी के हाथ तो खून से रंगे हुए हैं, ऑलरेडी प्रक्रिया में रंगे गए। मगर आप यहाँ की बात कर रहे हैं ना, अपने समुदाय की बात की। देखिए, बंगाल में रहने वाला हर व्यक्ति बंगाली है। मैं राजस्थान से हूँ, हमारे दादा पुरख आकर के यहाँ 100 साल पहले अगर सेटल हो गए, मगर बंगाल में रहने वाला व्यक्ति बंगाली है। वो गुजरात से आके सेटल हुआ, कोई राजस्थान से, कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से, बहुत लोग सेटल है यहाँ पर। और जहां की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं, वहां डांडिया का उत्सव होता है गुजरातियों का, और छोटी से लेकर के आज ममता बनर्जी 70-71 साल उम्र हो गई है, तब तक उस डांडिया में जाती है और उनको तो सपोर्ट करती है। स्वयं प्रकाश जी, बंगाली पे बाहरी आप लोग करते हैं, से जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल, मतलब लोग, आम लोग भी जानते हैं पुरोहित जी, फिर 3 बार की मुख्यमंत्री कैसे बोल सकती हैं? जी देखिए, नहीं देखिए, अभी लोकतंत्र के अंदर में जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है, तो समझ में आ रहा, सारे इंस्टीट्यूशन है, ये नोटिस भिजवाया गया है। मेरी बात सुनिए, बहुत सी बात बोली जाती है, कब्रिस्तान, शमशान, ये सब क्या राजनीतिक भाषण जो होते हैं, उसके अंदर में अगर कोई एक शब्द किसी से निकल जाता है, उससे उसके चुनाव के ऊपर, सुनिए, ये राजनीतिक डिवीजन की बात करने वाले लोग हैं। वो चाहते हैं कि ये एससी, एसटी, अनुसूचित जाति, इनके कुछ मुद्दे उठा करके इनके वोट खींच लो। ये राजनीति है और कुछ नहीं है। इसे वेंडेटा पॉलिटिक्स कहते हैं, आप भी समझती है। ये चुनाव के बाद में इसको फेंक दिया जाएगा कागज को। मगर अगर परसों चुनाव है ना, इसलिए ये न्यूज बनी है, ये न्यूज को बनाया गया है। अभी यही चल रहा है कि रोज एक-एक घंटे में आपको ऐसी न्यूज आती रहेगी, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। मगर मिताली बाग पर जिस तरह से एक आक्रमण हुआ, एक महिला जो सांसद है, उसके बारे में क्या कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन? जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रबड़ स्टाम्प की तरह काम करता है। उनके नेता, ठीक है, इसका जवाब सुधांशु जी देंगे, इसका जवाब सुधांशु जी देंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी आपको पुरोहित जी कि इतने हल्के में से मत लीजिए। जिस जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसमें जो कानून है उसके तहत भी मतलब सजा है। वो शब्द नहीं बोला जाना चाहिए, वो प्रतिबंधित है, वो जाति सूचक शब्द है। उसका इस्तेमाल कोई भी करे, उसके खिलाफ इतना सा नोट, आपको भी पता है कंप्लेंट हो जाना कितनी गंभीर बात होती है। तो खैर, इसका जवाब तो अब डीजीपी और वो लोग ऑर्डर देंगे। लेकिन उनका कहना है सुधांशु जी कि आप लोग उनको टारगेट कर रहे हैं चुनाव आयोग के जरिए, एससी आयोग के जरिए। जवाब दीजिए। देखिए, वास्तविकता यह है
पहली बार देश एक ऐसा चुनाव देख रहा है जहां पर सुरक्षा बलों की गहन मौजूदगी में कोई हिंसा न हो पाने के कारण किसी के पेट में दर्द हो रहा है। पहली बार एक ऐसा चुनाव देखा जा रहा है जहां एसआईआर यानी वास्तविक वोटर ही चुनाव डाल सके, संदिग्ध वोटर चुनाव न डाल सके, उसके लिए समस्या हो रही है। पर और उनकी पहली सांसद बार की एक गाड़ी ऐसा पर, देखा सुधांशु जा जी रहा आपको है टोक रही हूं मैं बीच में, लेकिन उनकी सांसद की गाड़ी पर भी तो हमला हुआ है ना, एक बार विजुअल दिखा दीजिए। वो भी तो बीजेपी वाले, तो फिर क्या है? आप लोग कहते थे टीएमसी इज द न्यू लेफ्ट, पर फिर अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसा करते हैं तो फिर इसका कौन जवाब देगा? देखिए, अगर कहीं पर कोई भी घटना हुई है तो हिंसा का प्रयोग सर्वथा गलत है। जिसने भी किया है कानून उस पर कार्रवाई करेगा। और यहां हम अभी भी कहना चाहते हैं तो तमाम लोग जो जहां जहां पर रुके हुए हैं उनको तो अभी भी वेस्ट बंगाल पुलिस पकड़ पकड़ के ले जा रही थी। और अगर ऐसा है तो वो क्या उन्होंने, उनकी पुलिस अभी भी हुआ है, उन्होंने एफआईआर करवाई है क्या? एफआईआर करवाएं और उसके बाद जांच करवाएं, जो भी व्यक्ति दोषी होगा उस पर कार्रवाई हो। परंतु हम यह कहना चाह रहे हैं, हमारे एक वो करेंगे, हम कर लेंगे 4 तारीख शुभेंदु सरकार, उनको किस ढंग से दौड़ाकर मारा जा रहा था वो देखा जा रहा था। मैं इसलिए कह रहा हूं भाई साहब, 75 हत्याएं होने वाले चुनाव में आज एक भी हत्या नहीं हुई है, इसलिए आपको चुनाव आयोग पे आरोप लग रहा है। देखिए भाई साहब, सुनिए मेरी पूरी बात। एसआईआर यानी जिन 11 लाख लोग जो गुमनाम थे, आपने अपने टर्न पे बोलिए, 200 लोग मर गए और ये बात हत्या नहीं हुई। अरे और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अंजना जी, यहाँ ममता बनर्जी छोड़िए, पुरोहित जी की मजबूरी है बोलना। ये भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए, केवल 4 लोग डिबेट में हैं, दर्शकों के साथ आपकी मजबूरी है, आपको संसद का पद चाहिए। सुनिए, मैं दिल से ममता बनर्जी को चाहता हूं और उनकी पार्टी करता हूं। अरे भाई, आप मजबूरी नहीं है। देखिए, आप कुछ भी कोशिश कर ले, व्यक्तिगत टिप्पणी करके बच नहीं सकते। जैसे ममता बनर्जी जी जातिगत टिप्पणी करके बच नहीं सकती, और ममता बनर्जी जी को तो छोड़िए। हाँ, और मैं अंजना जी पूछना चाहता हूं, वो कहां गए दलित पिछड़ों के अलंबरदार? वो कहां गए जो कहते सामाजिक न्याय के पैरोकार और वंचितों पिछड़ों के झंडा बरदार? सबके मुंह में दही जम गया। इसका अर्थ बहुत साफ है कि इनको न किसी समाज से मतलब है, न किसी विचार से मतलब है, न किसी के सम्मान से मतलब है, न किसी के अपमान से मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर भारत के समाज में घमासान से मतलब है। ममता बनर्जी इतना बड़ी बात बोल के निकल जाएंगी और सारे लोग चुप होते हैं। पुरोहित जी की मजबूरी हो सकती है, वो उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, मगर जो लोग इस पे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, यहां कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस ने इस पे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की? मजे की बात समझिए कि एक तरफ कांग्रेस के भी नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और कांग्रेस दिल्ली में कहती है कि नहीं, डेमोक्रेसी के लिए लड़ने के लिए हमें ममता जी की जरूरत है। तो इस प्रकार के राजनीतिक दलों के सारे षड्यंत्र को अब बंगाल की जनता समझ चुकी है। और इसीलिए जो अभी आपके प्रोग्राम से पहले दिखाया जा रहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा अंग, बंग और कलिंग तीनों में, यानी अंग और कलिंग में हो चुका है। अब बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग नहीं, अब राष्ट्रवाद की तरंग सुनामी का रूप लेने जा रही है। ठीक है, तो लौंडे पाटिल साहब आप एक जवाब दीजिए, फिर मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी के पास वापस जाऊंगी। वो आपको चैलेंज कर रहे हैं कि ऐसा जाति सूचक शब्द बोला गया है, उस पर आप लोग विरोध क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्या ये जाति भी सिर्फ आपके लिए वोट बैंक का तरीका है, उसका अपमान आपके लिए मुद्दा नहीं है? नहीं अंजना जी, ये जाति का इस्तेमाल तो इस देश के इकलौते प्रधानमंत्री है, 70 साल में 14-15 प्रधानमंत्री हुए, उसका इस्तेमाल तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी करते हैं, संसद में भी करते हैं, सब जगह करते हैं, लेकिन उनका निषेध कभी मैंने सुधांशु जी के मुंह से नहीं सुना। लेकिन अगर ममता बनर्जी ने अगर जाति सूचक कुछ बात कही है तो वो निषेधार्ह है। बिल्कुल मेरे पार्टी का भी कोई कहता तो मैं यहां से आज उसका भी निषेध करता। नहीं करना चाहिए, जाति सूचक अगर कुछ हुआ है तो। अगर वेंडेटा है तो वेंडेटा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए सुधांशु जी, नितिन नवीन जी को क्या अधिकार है सीआरपीएफ की गाड़ी में बैठने का? इसी से तो संदेश जाता है कि आप इस्तेमाल करते हो संस्थाओं का। आपने आंकड़े दिखाए अंजना जी, आंकड़ों में ये भी दिखाते कि एसआईआर में कितने परसेंटेज वोटर जो है वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के कट गए हैं। तो इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल आप करते हो, आप जिस तरह से इस्तेमाल करते हो सामने दिखता है सब कुछ। क्यों बैठे, क्यों उनको चुनाव आयोग ने क्यों नोटिस नहीं थमाया नितिन नवीन को? बिल्कुल थमाना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। और वहां का जो कैंडिडेट है उसकी
उसकी कैंडिडेचर रद्द होना चाहिए अगर वो कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार करने गए हैं तो, क्योंकि ये सरकारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जो है वो निषेध बाध्य है, वो नहीं हो सकता चुनाव में, लेकिन किया। बोले कुछ दिया नोटिस इलेक्शन कमीशन ने नरेंद्र मोदी जी को नोटिस दिया, बीच चुनाव के उन्होंने भाषण दिया था और सबको कुछ कुछ प्रिविलेज नोटिस अभी हमने दी है, किसी वेणुगोपाल सर ने दिया, चुनाव आयोग ने कोई नोटिस नहीं दिया। तो ये बायस्ड जो नेचर है वो दिखता है। रही बात दिल्ली में अलग कहते हैं, बंगाल में अलग कहते हैं, अरे ईंट और पत्थर में हमको फर्क करना पड़ रहा है। आप पत्थर बन चुके हो, आपने इस देश की डेमोक्रेसी को लपेट कर रख दिया है। और जो बंगाल में जाके बोलते हो 4 उंगलियां आपके तरफ आती है, गाजीपुर की लड़की नहीं दिखती आपको, नहीं दिखती है ना सुधांशु जी? जब कोई दलित महिला पर बलात्कार, मुझे समझ में नहीं आ ऊंची जात के लोगों को सपोर्ट करने तुम्हारे लोग आ जाते हैं और बेशर्मी के हद तक जाकर अतुल सपोर्ट जी करते हो। की- अब किसी बीजेपी के नेता को मैंने विरोध करते हुए नहीं देखा। वो अपने चाल चरित्र चलन का सुधांशु जी जल्दी से जवाब दीजिए, आज फिर एक महिला ने भी आपके पास आरोप आएंगे। कांग्रेस पार्टी सब लगता लोग है आज सुनना चाहते हैं कि भाई आप क्या बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ। हाँ, मैं बता रहा हूं, मुझे लग रहा कांग्रेस पार्टी तो विक्षिप्त हो गई है। ये नोटिस एससी कमीशन की तरफ से आया है, ये अतुल पाटिल जी को क्या हो गया है? ये चुनाव आयोग का नोटिस नहीं है भाई साहब। ये जानकारी के बगैर आके क्या आप लोग कुछ भी आगे बोलने लगते हैं? और कांग्रेस नहीं, पार्टी सर, की तो बड़ी मजेदार मुझे स्थिति एक बात बताइए, है। देखिए, सीआरपीएफ की गाड़ी राहुल का गांधी जी इस्तेमाल- प्रचार करने गए नहीं। सीटें कांग्रेस की 2021 में है 0। और सुनिए, चुनाव के बाद सबसे ज्यादा हल्ला यही मचाएंगे कि हमारा वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। भाई साहब, सीटें हैं 0, रैली आपने की नहीं, प्रचार करने के लिए आपके नेता गए नहीं, और मैं अभी तक भविष्यवाणी कर रहा हूं, वो हल्ला जब के मचाएंगे कि वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। भाई साहब, पूछा क्या जाता है, बोला क्या जाता है? क्या लगता है कि आपके ऊपर भी क्या राहुल गांधी का प्रभाव आ गया कि प्रश्न एससी कमीशन का है और जवाब इलेक्शन कमीशन के बारे में बोलने लगे? समझा जा सकता है, कांग्रेस की मजबूरी और विफलता समझी जा सकती है कि आज उनके पास जमीन नहीं है और इसके बाद भी उनको आकर कुछ ना कुछ अंट बोलना था। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी मणिपुर से, तो जाके कोई चेक कर ले ट्विटर अकाउंट पे, इनके प्रवक्ताओं ने ट्वीट किया था, धुबरी बरपेटा के बाद मालदा में क्या क्राउड थी, और कहा था लुक एट द क्राउड। मगर इस बार वहां भी प्रचार करने नहीं गए। कारण क्या था? अब सबको समझ में आता है। एसआईआर को लेकर किसको दर्द है? क्योंकि उन्हीं इलाकों में क्राउड सबसे ज्यादा दिख रही थी जहां पर सबसे ज्यादा संदिग्ध घुसपैठियों की संख्या है। और मैं कहना चाहता हूं, इंडी गठबंधन की स्थिति यह है कि केजरीवाल जी वहां जाते हैं, स्टालिन बिहार जाते हैं। आप बताइए अंजना जी, आपको लगता है स्टालिन के बिहार जाने से कोई वोट मिलने वाला है बिहार में? या समाजवादी पार्टी का नेता पश्चिम बंगाल में वोट दिलवाएंगे, या ममता जी आके यूपी में वोट दिलवाएंगी? इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर इनका सिर्फ एक है कि ये सारे दल सनातन धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक है। योगी जी भी तो जाते हैं बंगाल में, घुसपैठिया और एंटी हिंदू हेट। योगी जी भी तो जाते हैं इसके बंगाल से अलावा लेकर कोई कॉमन केरल पॉइंट नहीं, तक। बाकी सब आपस में लड़ाई है। अरे योगी जी भी तो जाते हैं बंगाल से लेकर केरल तक। सुधांशु जी, नहीं, हमने तो आपसे बात की, हमारी तो पार्टी है ना। हम तो आपसे कह रहे हैं कि योगी जी के जाते हैं, अमित शाह जी जा रहे हैं, सबके जाने से वोट पड़ता है। आप बताइए, आप बिहार के रहने वाले, स्टालिन के आने से वोट होगा, जबकि स्टालिन के मंत्री ने क्या बोला बिहार के लोगों से? ठीक है। अरे वो हिंदी बोल नहीं सकते अतुल और जी। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जाके बोल रहे अतुल जी। हैं। क्यों बुलाया जा रहा है? एक पर्टिकुलर वोटर को खुश करने के लिए बुलाया जा रहा है। बिहार से कोई मतलब नहीं है। यूसुफ पठान जो बांग्ला भाषा का एक शब्द नहीं बोल सकते, वो गुजरात से आके चुनाव जीत जाते हैं और 6 बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार जाते हैं। ये वो फैक्टर है जो इन दलों को जोड़ता है। कटिंग अक्रॉस द स्टेट, कटिंग अक्रॉस द लैंग्वेज। तो एक वर्ग में वर्ग, जाति, भाषा और प्रांत में लड़ाई लगवानी है, और दूसरे में जो यूनिटी है उसके लिए इन दलों में आपस में मारामारी है। और वही ठीक है। अतुल जी छोटा सा रिस्पॉन्स। नहीं, अभी ऐसा है कि इन्होंने तो जवाब नहीं दिया कि सरकारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल चुनाव में करना ये कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रीच है, लेकिन उसको नोटिस नहीं मिला, उसका जवाब नहीं दिया, टालने की कोशिश की। अब दूसरी बात, सनातन की बात आप करते हो, गोमांस खाना चलता है आपके ये हिमंता बिस्वा शर्मा को, मंगलवार को फिश खाते हो आप। वो फिश दिखाई थी तेजस्वी ने जब, तो उसके ऊपर काफी हल्ला किया था बिहार के चुनाव में, लेकिन मंगलवार को आपके वहां जाके फिश खाते। ठीक है, चूंकि आप मछली ले ही आए हैं तो मछली की थोड़ी तस्वीरें दिखा देते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले अनुराग ठाकुर। अब ये भी दिन आया जब बीजेपी के नेता मछली खाते हुए वीडियो डाले दिखाने के लिए कि भाई हम भी
माछ खाशी खावे जो भी है, तो ये मछली खाते हुए अजय आलोक ने भी डाला है। अजय आलोक ने भी डाला है, प्रवक्ता है, और ये ममता बनर्जी के आपको हम दिखा रहे हैं कि वो सब्जी खरीदते हुए, मतलब आम आदमी की तरह जो अपने अपने पॉलिटिकल तरीके से लोग अपना अपना कोशिश करते हैं लोगों से करने का कनेक्ट, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी वहां पर है और वो सब्जी खरीद रही हैं। अब देखिए ये अजय आलोक ने अपनी फोटो डाली है मछली खाते हुए। तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और बिहार से आते हैं और वहां पर भी मछली भात का खूब प्रचलन है। चलिए अब प्रधानमंत्री का आपको दिखाते हैं जिसके सबसे ज्यादा व्यूज आए, सारे रिकॉर्ड टूट गए और झालमुड़ी प्रधानमंत्री ने खाया तो सड़क पर, क्योंकि उससे लोगों के साथ एक जो कनेक्ट है उसको भी स्थापित करने की कोशिश होती है। और गृह मंत्री अमित शाह का भी इसके बाद आपको वीडियो दिखा देते हैं जहां पर गंगा स्नान के साथ गंगा सागर में पश्चिम बंगाल में वो पहुंचे और वहां पर विधि विधान से उन्होंने पूजा की। तो एक जो पोस्चरिंग होती है वो भी अपनी जगह पर है। पॉलिटिकल लड़ाई में फिर से कूदूं उससे पहले संजय जी अब मैं आपके पास आना चाह रही हूं। बीजेपी इस बार ऑन ग्राउंड नेता, और जिस तरह से वो आज के फेज में भी लगे हुए हैं और पूरा एक मूड, प्रधानमंत्री की हर बात, मुझे लगता है सबसे बड़ी लाइन इस इलेक्शन में उन्होंने यही कही है जो आज कहा है कि हम वापस बंगाल आ रहे हैं स्वेरिंग इन के लिए। तो वो पूरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आपका वोट बर्बाद नहीं होगा, आप हमको वोट दीजिए, हम जीत रहे हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है? वहीं टीएमसी दम भर रही है कि इनका तो सफाया हो जाएगा, एसआईआर के खिलाफ जनता इतनी भारी तादाद में निकली। देखिए इस वक्त दावे और दावों के काउंटर दावे करने का समय है और दोनों पार्टियां, क्योंकि मुकाबला तो साफ है, मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। पिछले चुनाव में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला और मुझे लग रहा है इस चुनाव में भी लगभग स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। निश्चित रूप से चुनाव बहुत रोचक है। रोचक का मतलब कंपटीशन बहुत स्टिफ है, दोनों पार्टियों के बीच कंपटीशन बहुत तगड़ा दिखाई पड़ता है। तो दावे हो रहे हैं क्योंकि हर पार्टी ये चाहती है कि वोटर को वो गोलबंद करें, और जब दावे आप करेंगे कि चुनाव हम जीत रहे हैं, सरकार हम बना रहे हैं, तो पार्टी को ये उम्मीद होती है कि वोटर उनके जो सपोर्टर हैं वो उत्साहित होंगे, और जो फेंस सीटर हैं, जो ऐसे वोटर जो शायद उन्हें लगता है पता नहीं पार्टी ए या पार्टी बी को वोट दें, क्या मेरा वोट बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। और हिंदुस्तान में कोई मतदाता अपना वोट बर्बाद होना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता। इसी के लिए चुनाव के बाद अगर आप पूछें तो ज्यादातर वोटर कहेंगे, जो जीतने वाली पार्टी होगी कहेंगे हमने उसको दे रहे। स्विंग वोटर हमेशा ये सोचता है। पहले फेज में देखिए जब 59 सीटें थी बीजेपी की 152 में से, इस बार आप देख रहे हैं 142 में से सिर्फ 18 है। तो वो पोस्चरिंग करें क्योंकि इस फेज में उनके लिए गेन करना बहुत जरूरी है अगर वो बहुमत के आंकड़े के करीब भी पहुंचना चाहते हैं। अब मैं सोच रही हूं कि आपको एक कश्मकश की स्थिति में डाल ही दिया जाए। तो आपको उस स्थिति में ढकेलते हुए मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि अगर कांटे की टक्कर है भी तो किसका पलड़ा आपको भारी दिख रहा है? देखिए अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। 2-3 कारण है। अभी आधा चुनाव हुआ और आधा चुनाव होना बाकी है। आधे चुनाव में, पहले चुनाव में बीजेपी का पलड़ा तृणमूल कांग्रेस से तो ज्यादा भारी नहीं था, और वो मैं 2021 के चुनाव के आंकड़ों के नतीजे से कह रहा हूं। लेकिन बीजेपी की मजबूत स्थिति थी और ये उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी ने अपने पहले राउंड में, क्योंकि मजबूती से चुनाव लड़ रही है पार्टियां, दोनों पार्टियां, तो सचमुच इस वक्त ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि पलड़ा किसका भारी है। मुझे लग रहा है इसके लिए तो फिर भवानीपुर सीट लगभग 40% वहां पर, जैसा हमने आपको बताया कि अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग बसते हैं, 40-45 हजार के आसपास मुझे लगता है वहां पर एसआईआर में वोट भी कटा है। क्या वहां पर जिस तरह की रैलीज, और एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए, शुभेंदु अधिकारी वहां पर कर रहे हैं और भारी भीड़ उमड़ रही है, क्या वो चैलेंजर बन सकते हैं? नंदीग्राम में तो हरा दिया था ममता बनर्जी को, पर वो मेदिनीपुर अलग है और ये भवानीपुर है। कोलकाता की 11 सीटें आज तक, मतलब पिछले 2 चुनाव से ममता बनर्जी एक सीट नहीं हारी है टीएमसी। कोलकाता की 11 सीटें सारी की, वहां पर बहुत सारे आपको कई लोग मिले जो मुझे भी ऑफ कैमरा बोल रहे थे कि हम लोग जो इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेशी इतने भर गए हैं, उस बात से बड़े नाराज थे। लेकिन सीटें टीएमसी सारी जीत लेती है। आपने जिस बात का जिक्र किया कि बांग्लादेशी माइग्रेंट्स से नाराजगी या क्या मुद्दा है या नहीं है, ये है बड़ा मुद्दा। लोग कहते हैं ये घर घर का मुद्दा, जन जन का मुद्दा है। अब सवाल है इस मुद्दे पर वोट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आपने जिस सीट की बात की, भवानीपुर सीट की बात की, देखिए चुनाव एक तरफा तो दिखाई कहीं नहीं पड़ रहा है। लगता है कि कंपटीशन हर जगह हो रहा है, और अगर कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो कंपटीशन तो मेनली यही 2 पार्टियों के बीच में है। तो कंपटीशन ऐसा है। पिछली बार से बीजेपी बेहतर स्थिति में रहेगी?
निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बेहतर स्थिति में होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के आप कैंपेन देखें और जिस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं, जिस तरह की बात आप बता रहे हैं फील्ड में जाकर के, मुझे लग रहा है निश्चित रूप से बीजेपी और स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये आपके लिए चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अब पिछली बार भी आपने ये वाला मुद्दा उठाया था जो कि बहुत हक में गया था, और भी कई फैक्टर्स थे ममता बनर्जी को, लेकिन 15 इयर्स का इस बार एंटी इनकम्बेंसी भी है, और इसी के साथ साथ बीजेपी जिस तरह से इस चुनाव को लड़ रही है, आपको लग नहीं रहा है कि इस बार दिक्कत हो सकती है? नहीं, देखिए आप समझिए एक चीज को कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए 70 आजाद भारत में मैंने आज तक नहीं सुना कि एक राष्ट्र के नाम संबोधन करने जाते तब विपक्ष की निंदा की जाती है। कोई प्रधानमंत्री अगर इसके लिए राष्ट्र के नाम संबोधन किया, मुझे नहीं पता किया उन्होंने, मगर जिस तरह से मथुआ समाज को वोट दे देंगे 5 तारीख को, ये कल किया, कहा है गृह मंत्री ने, कहा है, क्यों कहना पड़ रहा है, हिंदू है वो, राजवंशी हैं, उनके वोट काट दिए आपने एसआईआर के नाम पर। एक परिवार में 5 लोगों के अगर वोट है, उसमें अगर 2 के वोटर कार्ड डिलीट हो गए, तो वो अगर भाजपाई भी होगा ना, तो उसके मन में गुस्सा होगा कि मेरी माँ को 3 बार जाना पड़ा वहां पे बीमार माँ है, प्रेशर की दवाई लेकर के जा रही है, लाइन में लगा दिया। जिस तरह से नोटबंदी फेल हुई थी, उसी तरह वोटबंदी फेल कर दी। कितने घुसपैठिए पकड़े, बहुत जोर जोर से बोल रहे थे सुधांशु जी, घुसपैठिए घुसपैठिए, एक भी घुसपैठिया आपने पकड़ा है तो आप डिलीट डिटेक्ट डिपोर्ट करिए। ममता बनर्जी ने जब घुसपैठियों की बात की थी तो उनके शासन में 1,90,000 के आसपास यूपीए 1 और 2 मिलाकर के घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया था। आपने क्या किया? आपने 10,000 लोगों को भी नहीं किया। और बात करते हैं बड़ी बड़ी, देखिए इनके नेता मछली लेकर घूम रहे हैं बंगाल में। जिस तेजस्वी यादव को मछली खाते हुए मंगलवार को मछली खा रहे हैं, शनिवार को खा रहे हैं, ये वीडियो फोटो दिखाया गया था बिहार चुनाव के समय में। आज वही लोग हाथ में मछली लेकर के बाध्य हो गए हैं। ये बंगालियों की ताकत है। ये बंगाल की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने के लिए उन्हें राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर सबको बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आरएसएस ने हमेशा उनकी बुराई की है। उनके मैसेजेस पढ़िए आप, राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश एजेंट बोलते हैं ये लोग। तो इनके लिए पश्चिम बंगाल की जो बंगाली जनता है, मैं बार बार कहता हूं, या बाहरी कौन है जो यूपी, बिहार, राजस्थान से आकर के वोट एडिंग करते हैं और चुनाव में आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। करीब 1.25 लाख से ज्यादा लोग सभी होटलों में भरे हुए हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता। आप पश्चिम बंगाल में आप भी घूमिए, आपको भी पता होगा कैसे घूम रहे हैं। मगर वो तो चुनाव ऐसे ही लड़ते हैं लोकतंत्र में। अरे हमने तो ऐसा ही स्वयं प्रकाश पुरोहित जी को ये अजूबा राज्य नहीं है, वो ऐसे ही हर राज्य में चुनाव लड़ते हैं। बंगाल और संघ के भी कार्यकर्ता जमीन पर लोगों के घरों में जाते हैं, काम करते हैं। आप मथुआ समुदाय की कह रहे थे, आप देखिए ना, आज भी रेफ्यूजी की तरह इतने दशकों से वो वहां पर रह रहे हैं, रेफ्यूजी की तरह रह रहे हैं ना। मैं तो उनके टेंट में गई हुई हूं जहां वो रहते हैं रेफ्यूजी की तरह। बड़ी बुरी स्थिति है सर उनकी। लेकिन सुधांशु जी, उनकी इस आरोप में दम है कि वही समुदाय आज बहुत ही डर में रह रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा इस बार एनआरसी के इंप्लीमेंटेशन को भी लेकर, और भी बहुत सारी उनकी चिंताएं हैं। और वो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मुझे समझ में आया ग्राउंड पे, आप ही के लिए वोट करता था। हाँ, अब देखिए, जो उन्होंने कहा उसके द्वारा चुनाव आयोग के पूर्वाग्रह का आरोप स्वतः समाप्त हो गया। ये खुद कह रहे हैं कि जो मथुआ समुदाय हमें वोट करता है, उनके लोगों के भी यदि वोट कटे हैं, तो इसका मतलब यह आरोप विपक्ष का ध्वस्त हो गया कि इसमें किसी विशेष योजना से, किसी विशेष टारगेट करके कोई विशेष वोटर्स को टारगेट किया गया है। हाँ, ये जरूर है, मथुआ समुदाय बिल्कुल ऑफिशियली भारत में आना चाहता है और उसके लिए वो औपचारिक रूप से आवेदन कर रहा है। ये सीए के विरोध में इन्होंने प्रस्ताव पारित किया था। हमने ऐसे ही समुदायों के लिए सीए की व्यवस्था की है। और यह भी मैं बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग का काम सिर्फ वोटर्स को आइडेंटिफाई करना है। कौन घुसपैठिया है, ये एनआरसी के द्वारा होगा। हमारी सरकार आने दीजिए, उसके बाद एक एक की जांच होगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि कौन हकीकत में यहां का है, कौन बाहर का है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि देखिए, जो लोग कह रहे हैं कौन अंदरूनी कौन बाहरी, अंजना जी, एक फैक्ट है जिसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। हमने अपने घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र रखा है, मगर तृणमूल कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो का नाम क्या रखा है? इश्तेहार। क्यों भाई, इश्तेहार क्यों रखा है? इश्तेहार क्या बांग्ला भाषा का शब्द है? नहीं, तो अरबी फारसी का शब्द है जो उर्दू में लिया गया है। क्यों रखा इश्तेहार? किसको खुश करने के लिए रखा इश्तेहार? और मैं बताना चाहता हूं, 1905 में जब बंग भंग हुआ था, उससे पहले जब नवाब कलीमुल्ला ने हिंदुओं के नरसंहार के आह्वान करने के लिए एक पैम्फलेट छपवाया था, तो उसका नाम भी इश्तेहार ही रखा था। और
इसलिए हम आपसे बात कह रहे हैं, जो आप खाने पीने से लेकर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता जी रामनवमी का जुलूस रुकवाती हैं और यह कहती है रमजान के महीने में मुसलमान कोई गलत काम नहीं करता है, हिंदू रामनवमी में ध्यान रखें। गजब है साहब, रमजान के महीने में कोई मुसलमान गलत काम नहीं करता। अरे आपको पता नहीं है 16 अगस्त 1946 रमजान का महीना था, डायरेक्ट एक्शन डे जिस दिन हुआ था। अब अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, संजय कुमार जी ने जो बोला अंजना जी, उससे हमारी बात साबित हो गई। संजय जी ने कहा कांटे की लड़ाई है, वो विश्लेषक हैं, उनका अधिकार है, और वो ये दो बातें कह रहे हैं, कांटे की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उनका स्वतंत्र विश्लेषक के रूप में कहना। मेरी बात तो साबित हो गई। 11 से लंबी छलांग 16 में, 16 से लंबी छलांग 21 में, अब 21 में जो छलांग लग रही है वो आर पार की होने जा रही है। और जो अमित शाह जी अभी आपको गंगा सागर में दिखे, इस पे भी मैं कहना चाहता हूं, गंगोत्री निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड, हरिद्वार के बाद वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर उत्तर प्रदेश में संगम में प्रयागराज में जमुना जी उससे मिलती है, फिर बिहार आती है, और उसके बाद सिर्फ एक ही पैच बीच में रह गया है, वो है बंगाल। तो अब विकास और राष्ट्रवाद की गंगा की धारा अविरल गंगोत्री से लेके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तक समाहित होने जा रही है। ये जो अमित शाह जी आपको वहां करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बस ये समझिए नियति का संकेत है, और प्रकृति भी इसके लिए संकेत दे रही है। बिहार, बंगाल की जनता ने इसके लिए मन बना लिया है। ठीक है, चलिए एक बार दिखा दीजिए अतुल जी को। मतलब सीटें तो पिछली बार 0 मिली थी सर, आज भी अगर आप देखिए संजय जी, आपको फायदा होता हुआ बहुत है, कुछ सीटें आएंगी क्या सर? कह पाना तो बहुत मुश्किल है, ऐसे कैसे कहें कि किसको कितनी सीटें आएंगी, कांग्रेस को कई लोग अधीर बाबू की सीट में भी कह रहे हैं कि मुश्किल ना कहीं हो जाए, हालांकि वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अतुल जी, क्या मतलब कांग्रेस पार्टी को भी तो सोचना होगा, 5 राज्यों के चुनाव है, ये सच है कि आप जो बताएंगे कि भाई इनका भी तो तमिलनाडु में नहीं है, इनका भी तो केरल में नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि ये बंगाल तो 20 साल तक आजादी के बाद आपका शासन रहा, उसके बाद वाम दल आए, तो जिन राज्यों में आप थे उनमें से सफाया जहां पर हुआ, जबकि इतने दशकों से होता हुआ 0 पर आप पहुंच गए, आपको लगता है कि आप चैलेंजर बन पा रहे हैं? आप ममता बनर्जी को राहुल गांधी कम्युनल भी कह देते हैं कि उन्होंने पोलराइजेशन नहीं किया होता तो बीजेपी को फायदा नहीं होता, तो आप लोग कर क्या रहे हैं? और फिर सेंटर में कहते हैं उनके साथ लड़ेंगे, तो जनता भी तो ये सब देखती है ना अतुल जी। देखिए, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतने के लिए लड़ती है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। कोई चुनाव हारने के लिए नहीं करती है। बीजेपी भी केरला में जाके चुनाव में करती है, तो एक परिस्थितियां होती है, परिस्थितियों से जूझना हर राजनीतिक दल का काम होता है। लेकिन मैं सुधांशु को थोड़ा इतिहास बता दूं, उन्होंने वो बंग मूवमेंट की बात की 1905 की, उस वक्त रक्षाबंधन हुआ था, हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी और कहा था कि हम कभी अलग नहीं होंगे, और तब का बंगाल बिहार उड़ीसा तक आता था। जब बिहार का जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तब का बंगाल जो है बिहार उड़ीसा तक आता था, और हिंदू और मुसलमानों की कोशिश अंग्रेजों ने की थी, उसको लोगों ने ठुकरा दिया था, और रक्षाबंधन जो है एक दूसरे के साथ रखा था। आपको एनआरसी लगती है? अरे हमने बिना एनआरसी के 90,000 लोगों को बाहर कर दिया, आप 5,000 लोगों को बाहर नहीं कर पाए। 2016 का चुनाव, 2021 का चुनाव, 2026 का आसाम का चुनाव, यही कह रहे हैं कि हम घुसपैठिया को, एक घुसपैठिया रहेगा नहीं। ये देश का कौन कहता है? देश का गृह मंत्री कहता है एक घुसपैठिया आपने निकाला नहीं। एसआईआर के बारे में आपने कहा कि नहीं, एसआईआर हम घुसपैठियों को निकालने के लिए कह रहे हैं, और आज आप मजबूर हो गए कि नहीं घुसपैठियों के लिए तो हम अलग से कार्रवाई करेंगे। किसने कहा था? ये आप ही लोगों ने कहा था, ये अमित शाह जी ने कहा था, इलेक्शन कमीशन ने कहा था, और हम खुद इलेक्शन। चलिए ठीक है अतुल जी, देखिए बड़ी बात यह है ना कि अंग बंग कलिंग, जो न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, वो आज बिहार, ओडिशा और बंगाल की अब बात कर रहे हैं, तो वो स्थिति में दिख रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से एक रणनीति के साथ वो पार्टी आगे बढ़ रही है। आप खाली बात कर रहे हैं कि कब क्या था, तब क्या था, अब क्या था, इतिहास में कितने दिन तक रहिएगा? बार बार बीजेपी भी आपको इतिहास में ले जाती है। मुझे लगता है 2-2 लाइन का सिर्फ अब समय बचा है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आखिरी अब 142 सीटों पर वोटिंग होनी है, अंतिम लड़ाई है। सवाल है कि सिक्योरिटी को लेकर ये अच्छा है कि वहां पर तैनाती ज्यादा है, आप लोग इसको भी एक कंसर्न बना रहे हैं। वहां पर आम लोग तो खुश हैं इस बात से कि भाई इस बार उस तरह की गुंडागर्दी मारपीट कम है पहले से। स्वयं जी। नहीं, देखिए हम नहीं बना रहे हैं, हमने क्या कहा, आपने जो मुद्दा असली है अंग बंग कलिंग। अंग मतलब आपने कहा बिहार, बंग मतलब बंगाल और उड़ीसा, तीनों राज्य क्या भारत में नहीं है? क्या भारत का ही हिस्सा है? उस समय भी भारत का हिस्सा था, आज भी भारत का हिस्सा है। और भारत के हिस्से का अगर बंटवारा, आज पाकिस्तान को तोड़ने का मौका था आपके पास, 4 टुकड़े करने का मौका था, आपने, ट्रंप का फोन आया, आपने छोड़ दिया। पाकिस्तान के 4 टुकड़े करिए ना, कश्मीर को लीजिए, हम आपके साथ हैं। हमारे नेता अभिषेक सुधांशु जी जल्दी से जवाब, देशों में विदेश, जल्दी से जवाब सुधांशु जी।
मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल की जनता भली बात ही समझ चुकी है। जो पश्चिम बंगाल का इस बार का बजट था 182 करोड़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, 1100 करोड़ रुपए इंडस्ट्रियल के लिए और 5713 करोड़ मदरसे और मौलवी और मुअज्जिन के लिए। यानी अब तृणमूल कांग्रेस मां माटी मानुष से मौलवी, मदरसा और मुअज्जिन की तरफ चली गई है, ये उनका बजट दर्शा रहा है। और पश्चिम बंगाल की चलिए, अब जनता को फैसला सुनाना है। अब तो परसों वोटिंग हो ही जाएगी 142 सीटों पर और 4 मई को आएंगे नतीजे, जिसकी लगातार कवरेज और सबसे विश्वसनीय कवरेज आप आज तक पर देखेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।